सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10 सोशल स्टडीज फिर से आ गए हम आप लोगों के लिए लेकर के अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं सोशल साइंस में क्लास 10th में। राइट, मिशन 100 रीलोडेड सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम बैक टू बैक लेकर के आ रहे हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन है जो PYQs में आए हुए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स में आए हुए हैं। राइट, और इनके फर्दर आने के चांसेस समझिए बिल्कुल 100% है। और ऐसे ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे फिल्टर्ड क्वेश्चंस आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे कि अगर इनको कर लिया तो 20 से 25 मार्क्स तो बेटा 80 में से बिल्कुल अश्योर्ड है आपको। राइट, सो आपको आज की क्लास को स्टार्ट से लेकर के एंड तक बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है। पेन और पेपर लेकर के बैठना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को जरूर आपको नोट डाउन करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज मेंशन एनी टू रिजल्ट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ध्यान से सुनना बेटा इसको। मेंशन एनी टू रिजल्ट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815। देखिए ट्रीटी ऑफ वियना थी क्या? सबसे पहले तो नेपोलियन को हराया गया था, BARP। राइट, चार कंट्रीज ने मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को फाइट किया वाटरलू में और उसके बाद में उसकी डिफीट हुई। और इसके बाद में ये लोगों ने, इन चारों कंट्रीज ने मिल करके, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशियन, प्रुशिया ने मिल करके वियना में एक ट्रीटी साइन करी। और ये ट्रीटी में था क्या? तो आइए उसी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछता है। It says the Treaty of Vienna was drawn up by great power, that is Britain, Russia, Prussia and Austria। याद करने का तरीका आपको बताया था, BARP, which is Britain, Austria, Russia, Prussia, बर्फ। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था? तो पॉइंट था बेटा रीस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज। देखिए जब हम नेपोलियन की बात करते थे तो वो मोनार्कीज के अगेंस्ट में था। जैसे हमने नेपोलियन कोड के बारे में पढ़ा था 1804 में, है ना? तो उसमें नेपोलियन ने सीधा सीधा मोनार्कीज के अगेंस्ट जाकर के लॉज निकाले थे, एक्ट्स निकाले थे। राइट, लेकिन यहां पर जब नेपोलियन को हरा दिया गया तो ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई, उन्हीं के सारे एक्ट्स को रीस्टोर करने के लिए। जो उन्होंने किया उसको अब उल्टा कर देना है। जैसे उन्होंने मोनार्कीज को खत्म किया तो अब हमें मोनार्कीज को क्या करना था? रीस्टोर करना था। So the Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power in France। बर्बन डायनेस्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी उस समय की थी बेटा, और फिर से पावर में उसे लाया गया। राइट, सेकंड था बफर स्टेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent future further expansion of France। फ्रांस का फर्दर एक्सपेंशन ना हो, तो फ्रांस के जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पर डिफरेंट स्टेट्स को सेटअप किया गया ताकि फर्दर एक्सपेंशन अगर फ्रांस का हो रहा ना तो उसे चेक किया जा सके। ओके, एग्जांपल किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स हो गया, वो सेटअप इन द नॉर्थ। तो अगर आप फ्रांस के नॉर्दर्न पार्ट में देखोगे तो आपको दिखता है किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। ये सेटअप ही इसलिए किया गया ताकि फ्यूचर में फिर से फ्रांस जो है वो अपना एक्सटेंशन ना कर सके। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट सिल्क रूट? अच्छा, सिल्क रूट एक ऐसा रूट जिससे सिर्फ और सिर्फ सिल्क का ट्रेड नहीं होता था, पहले भी आप जानते हैं इसके बारे में। कई सारे सिल्क रूट थे, एक सिल्क रूट नहीं था, हमने पढ़ा है इसके बारे में। राइट, तो सिल्क रूट एक्चुअल में है क्या? सिल्क रूट वो जगह है या फिर हम कह सकते हैं वो पाथ है, राइट, जिससे कई सारी चीजों का ट्रेड डिफरेंट कंट्रीज से होता था। राइट, तो यहां पर एक बात बहुत नोटेबल है मेरे बच्चों कि सिल्क रूट से सिर्फ सिल्क का ही ट्रेड नहीं होता था, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सब चीजों के लिए, ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। तो आइए देखते हैं, सिल्क रूट वो तो वास्ट नेटवर्क, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था एंशियंट ट्रेड के लिए, दैट कनेक्टेड चाइना टू द मेडिटेरियन। और ये किससे किसको कनेक्ट करता था? चाइना से मेडिटेरियन को। ओके, पासिंग थ्रू साउथ ईस्ट। और आता कहां से था, रास्ता कहां से निकलता था जी? तो साउथ एशिया से एंड द मिडल ईस्ट से। ठीक है जी, अब ये क्यों जरूरी था, क्या इससे निकल के आता था, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले था बेटा ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द ल्यूक्रेटिव चाइनीज सिल्क ट्रेड। स्टार्टिंग सिल्क से हुई, फिर उसके बाद में कई सारे ट्रेड वहां से किए जाने लगे, कई सारी चीजों के कमोडिटीज के ट्रेड करने लगे। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे ट्रेड हुआ था पहले किसका? चाइनीज सिल्क का। बट इट इज ऑल्सो कैरीड स्पाइसेस। लेकिन और क्या क्या चीजें वहां से कैरी की जाती थी? तो बेटा स्पाइसेस का भी ट्रेड होता था, मसाले जो होते हैं, टेक्सटाइल,
कपड़ों का ट्रेड होता था, और जो प्रेशियस मेटल्स थे वो भी बाहर की कंट्री से ट्रेड किया जाता था, और ट्रेड इसी रूट के थ्रू किया जाता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया सिल्क रूट। ओके, देन कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी इंपॉर्टेंट था। बियॉन्ड गुड्स इट वाज अ कल्चरल हाईवे फॉर द स्प्रेड ऑफ रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, टेक्नोलॉजीज एंड फिलोसफीज। तो सिर्फ और सिर्फ केवल केवल अगर हम देखें तो केवल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, कल्चरल एक्सपेंशन भी इसी रूट के थ्रू किया जाता था। कई सारे रिलीजन्स हैं जिसको प्रोपोगेट किया गया सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रूट्स के थ्रू। तो वो क्या क्या थे, प्रैक्टिस करते थे, किसी बुद्धिज्म में, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये इन्हीं रूट्स के थ्रू ही और ज्यादा जो है इनका विस्तार हुआ, इनको और ज्यादा स्प्रेड किया गया। Then we have question number third. Imagine if the oil supply gets exhausted one day, how would this affect our lifestyle? सपोज करो एक सुबह आप उठते हो और आपको पता लगता है कि पूरी अर्थ पर अब ऑयल है ही नहीं, ऑयल मतलब बिल्कुल खत्म हो चुका। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। देखिए काफी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं बेटा। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन है, तो ये जरूर आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से देख लो कि आप एक सुबह उठते हैं या फिर आपको पता लगता है कि यार जितना ऑयल है वो सारा का सारा खत्म हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अब इस केस में क्या किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, और साथ साथ इससे हमारी लाइफस्टाइल जो है वो कैसे इफेक्ट होगी। भाई कई बच्चे सोच रहे हैं सर अब हम बाइक्स कैसे दौड़ाएंगे सर, है जी। अब और क्या चीज है, केवल बाइक चलाने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए ऑयल काम नहीं आता बेटा, और भी कई सारी चीजों में काम में आता है, आइए देखते हैं। तो if oil supplies were run out, the global impact would be transformative and initially chaotic. कैसे? सबसे पहला तो ट्रांसपोर्टेशन, हाँ जी सर बाइक भी, लेकिन उसके अलावा जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन है वो कोलैप्स हो जाएगा। कैसे? मोस्ट कार, शिप्स, प्लेन्स, ये सब पेट्रोलियम पर ही तो चलती हैं, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन्स वुड ब्रेक। अगर ऐसा ग्लोबल सप्लाई चेन ही ब्रेक हो जाएगा, अगर ऐसा ट्रेड ही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? मेकिंग गुड्स इंक्लूडिंग फूड एक्सपेंसिव एंड स्कार्स। अब चीजें क्या होंगी, बनानी और महंगी हो जाएंगी और कम और बनेगी, राइट। देन राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स, कि भैया जो प्लास्टिक है, जो केमिकल्स है, इसकी कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सब भी कहीं ना कहीं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से ही बेस्ड होते हैं। Since oil is a raw material for plastic, fertilizers and medicines, these industries will face a massive crisis, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। क्यों भैया? क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है, वो पेट्रोलियम ही तो है। अब पेट्रोलियम ही खत्म हो जाएगा तो कैसे ये चीजों का प्रोडक्शन किया जाएगा? थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा लॉस जो देखने को मिलेगा, दैट विल बी एनर्जी शिफ्ट। तो वी वुड बी फोर्स्ड टू ट्रांजिशन entirely to a renewable resource energy, solar, wind, electric, and much faster through the transition period would likely to see significant economic recession. यार देखो, चीजों के होने के बाद सुधरने से कोई मतलब नहीं है, उससे पहले ही अगर सोच के चलें, कंजर्व करके चलें, इंटेलिजेंटली यूज करें, तो कितना अच्छा है। कहते हैं अगर खत्म हो गया तो हम जाएंगे जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, यानी सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इस पर हम तब मूव करेंगे। अरे तो वाई टू वेट, तो आज से इसको क्यों नहीं स्टार्ट करें, ताकि पेट्रोलियम जो है वो फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करके रखें, राइट, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये काम में आ सके। देन वी हैव नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। अब स्टेपल क्रॉप का मतलब क्या है? देखो जो हम रेगुलरली यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फूड, तो ऐसी कौन सी स्टेपल क्रॉप है इंडिया की, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है, आइए देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप में आता है इंडिया की राइस। कुछ बच्चों ने वीट सोचा, हाँ, लेकिन राइस को फर्स्ट नंबर पे रखा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेपल क्रॉप है इंडिया की वो है राइस बेटा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर होता है? तो इट इज प्राइमरीली ग्रोन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द डेल्टाइक रीजन्स। तो ये वो एरियाज हैं यहाँ पर राइस की खेती खूब सारी होती है बेटा। ठीक है, तो इन एरियाज का ध्यान रखेंगे। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, अब स्टेट्स कौन सी है जहां पर राइस का प्रोडक्शन मेनली होता है? तो बेटा एक है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। ठीक है, तो भैया जी ये कुछ जगहें हैं जहां पर राइस की खेती बहुत ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप अभी के अभी बताएंगे। वेस्ट बंगाल इंडिया के वेस्ट में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों?
आंसर आता है तो जरूर आप मुझे बताओगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे अभी लिख करके बताओगे। ओके, वेस्ट बंगाल, सुबह दोबारा सुनो भाई, इंडिया का मैप आपने देखा है, वेस्ट बंगाल ईस्टर्न पार्ट में आता है, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अपन देखें अगर थोड़ा सा इधर की तरफ जो है वो आएगा, लेकिन अगर है इस पार्ट में तो इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, राइट। तो इसका आपको मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, ठीक है जी। राइट्स टू रीजंस व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, आइए भाई एग्जांपल 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 से समझ जाओ भाई। तो पावर शेयरिंग के लिए हमने चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, दो स्टेट्स का एग्जांपल लिया था, दो कंट्रीज का, वन वाज बेल्जियम, अनदर वाज श्रीलंका। श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं किया था, जिसकी वजह से उसको नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन बेल्जियम इंटेलिजेंट है, उसने बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस लेकर के आए थे, जिसके चलते जो बेल्जियम है वहां पर पावर शेयरिंग जो है वो इजीली हो पाया, और पावर शेयर हुआ तो डेफिनेट सी बात है जो डेमोक्रेसी वो और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर, है ना। तो आइए देखते हैं। तो दो रीजंस आते हैं बेटा पावर शेयरिंग के लिए। वन इज द प्रूडेंशियल रीजन, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए सोशल ग्रुप्स में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, अगर सबको प्रॉपर पावर्स जो है वो डिवाइडेड होंगी, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रूडेंशियल रीजन में ही आता है, ओके। देन सेकंड इज द मॉरल रीजन। मॉरल रीजन क्या था, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यार मैं तो कहता हूं, आप कहते हो सर कंट्री में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, लेकिन तब क्या होगा जब डेमोक्रेसी तो है लेकिन पावर्स आपने दे नहीं रखी। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिट जो है, जो बेस है, वो क्या है, वो पावर शेयरिंग, राइट। तो कहते हैं डेमोक्रेसी का बेस क्या है, वो पावर शेयरिंग है यार। सो अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ पावर विद इन दोज अफेक्टेड इट्स एक्सरसाइज। Next question, mention any two constitutional provisions that make India secular state। अच्छा सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, सर सेक्युलर होता क्या, भाई सेक्युलर का शुद्ध हिंदी मतलब हम समझे तो दैट इज धर्मनिरपेक्ष की कंट्री हमारी जो है इंडिया, वो किसी भी तरीके से किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती। वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो नेशनल रिलीजन एज वेल एज नो नेशनल लैंग्वेज। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है नहीं बेटा, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हम अपनी एक भी नेशनल लैंग्वेज नहीं रख सकते। वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, नॉट द नेशनल लैंग्वेज, ओके, कॉज इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। तो अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज, जैसे हमने श्रीलंका में देखा था, तो बुद्धिज्म को ये लोग जो है वो अपना मेन रिलीजन, राइट, नेशनल रिलीजन इन्होंने माना था, राइट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी स्टेटस ऑफ एन ऑफिशियल रिलीजन टू एनी फेथ, ठीक है। भाई हम ये नहीं कहते कि इंडिया जो है उसका नेशनल रिलीजन ही है, कह भी नहीं सकते यार, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, ओके, कंट्री है, सॉरी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, so Article 25 gives all persons the freedom or to profess, practice and propagate religion or not to follow any। भाई सीधी सीधी बात है, आर्टिकल 25 में कहता है जो रिलीजन फॉलो करना है करो यार, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इंडिया में हो ना, फ्री हो आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। आपको जबरदस्ती कोई भी रिलीजन को फॉलो कराया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम नरेगा बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरेगा 2005 में इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया गया था, नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब नाम में ही समझ में आता है कहीं ना कहीं रूरल एरिया से रिलेटेड है, राइट, या फिर एम्प्लॉयमेंट को गारंटी देने की बात इसमें की जाती है, और है भी ऐसा ही। तो आइए इसी से रिलेटेड बात करेंगे। इसका एक नाम और है, जो पूरा नाम था पहले, इसके नाम काफी बार चेंज हुए बेटा, तो दूसरा नाम इसका आता है मगनरेगा, विच इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट्स कोर स्ट्रेटेजी इज टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ठीक है। तो मेन इसका स्ट्रेटेजी क्या है कि हमें क्या प्रोवाइड करना है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ठीक है। कैसे, तो भैया गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, नाम में लिखा हुआ है गारंटी, तो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट कितने टाइम का है, 100 डेज, कितना, 100 डेज आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है।
और एक फाइनेंशियल ईयर में। तो एवरी रूरल हाउस होल्ड whose adult member volunteer do not to do unskilled manual work। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, रूरल एरिया में आप रहते हो है, लेकिन आपको फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है, आप मनरेगा के अंडर में अगर रजिस्टर्ड हो, नरेगा के अंडर रजिस्टर्ड हो, तो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी आपको सरकार जो है वो देती है बेटा। ठीक है, अगर नहीं कर पाया, सपोज करो सरकार फेल हो गई साहब कि नहीं यार हमने सब कुछ सोच लिया कर लिया, लेकिन फिर भी आपको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, भाई गारंटी है तो इसलिए गारंटी की भरपाई भी होगी। तो इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 50 डेज, आपने रजिस्टर कराया 15 दिन में भी आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया, तो क्या होगा, इट मस्ट पे एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द एप्लीकेंट। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो दिया जाएगा, राइट, बेरोजगारी भत्ता कहते हैं इसको हम हिंदी में। तो ऐसा अलाउंस पे किया जाता है सरकार के द्वारा उस अनएम्प्लॉयड पर्सन को जिसको सरकार जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाई है। ओके, पर ये सब होगा कब, आफ्टर 15 डेज। ओके, नेक्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, आइए एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विजिबिलिटी की बात करते हैं। भाई द पर्सन इज क्लियरली आउट ऑफ वर्क एंड विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। ओपन अनएम्प्लॉयड है तो दिख रहा है सर कि हाँ जी यार इसके पास काम नहीं है, करना चाहता है काम, है नहीं, राइट। लेकिन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, जैसे एक फील्ड है, अब उस फील्ड पर रिक्वायरमेंट थी 100 पीपल की काम करने के लिए, और काम कर रहे हैं सर 130, कहने को 130 एम्प्लॉयड है, लेकिन अगर ऊपर के 30 मेंबर्स को ना भी रखा जाए तब भी प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना 100 लोग करते हैं। यानी वो 30 डेज कहने को तो एम्प्लॉयड है लेकिन है एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड। और ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं डिसगाइज, क्योंकि दिख ही नहीं रही ना यार, कहने को तो ये सब एम्प्लॉयड है। दैट्स द केस, द पर्सन अपीयर्स टू बी वर्किंग but their contribution is zero। okay, next it is common in industrial and urban sector। कहां पर ज्यादा देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल और अर्बन सेक्टर्स में ज्यादा देखने को मिलता है। कॉमन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वेयर टू मेनी पीपल वर्क ऑन स्मॉल प्लॉट्स। जैसे आगे ना बात कि छोटे छोटे जगहें जहां पर आपको ज्यादा ये देखने को मिलेगा, ठीक है, छोटे छोटे फील्ड्स पर जब ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, है ना, जिनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है इतने लोग एम्प्लॉयड है, तो उसे हम कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सीधी सीधी बात है, किसी एक डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ देना। कैसे जोड़ोगे, इंपोर्ट्स के थ्रू, एक्सपोर्ट्स के थ्रू, एफडीआईज के थ्रू। जैसे इंडिया में भी ग्लोबलाइजेशन 1991 से इंप्लीमेंटेड है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन between countries। It involves a free flow of goods and services, investment and technology across international borders, largely driven by multinational companies। और इसको करने वाला ज्यादातर कौन होते हैं, तो एमएनसी होती है बेटा, जो कि एक से ज्यादा कंट्रीज में अपने वर्क को ऑपरेट करती हैं, काम को ऑपरेट करती है। तो ऐसी जो कंपनीज हैं वो इसमें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसी में, Why did the Simon Commission come to India? चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई, है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन आया क्यों था। तो बेटा जी साइमन कमीशन was sent by ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1928। ईयर इंपॉर्टेंट है, जब भी हिस्ट्री की बात करो तो ईयर वाइज डेट वाइज हमेशा चला करो, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स ना, तो डेट्स मेंशन करो, बढ़िया इंपैक्ट आता है आंसर में। ठीक है, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1928 टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। अरे भाई चल क्या रहा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को आप दोबारा लिख रहे हो या फिर रीफ्रेम कर रहे हो, तो फिर उसको चेक भी तो करो ना। तो इसके लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। ओके, एंड सजेस्ट चेंजेस, कि भाई अगर कोई चेंजेस उसमें रिक्वायर्ड है ना। अब चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो चेंजेस सजेस्ट भी कौन करेगा, ये साइमन कमीशन करेगी। ओके, इट वाज बॉयकॉटेड बाय इंडिया बिकॉज इट डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। अब समस्या क्या थी कि भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, ठीक है,
लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जब रिफ्रेम करना था, एक भी इंडियन उसमें नहीं लिया जा रहा था। यार एक बात बताओ, जब इंडियन ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली इंडिया के जो मतलब बेसिकली जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, इंडियंस हैं, उनके लिए फेवरेबल या फिर फ्रूटफुल लॉज कौन फ्रेम करेगा? आपको ये कहा जाए कि नहीं भैया लॉज जो बनाने वाले हैं वो बाहर के लोग हैं, ठीक है, एक्ट्स जो बनाएंगे वो बाहर के लोग बनाएंगे, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंडियंस के लिए कोई फेवरेबल लॉ बनाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। और यही कारण था जिसके चलते साइमन कमीशन का विरोध किया गया, इसके अगेंस्ट में कई सारे जो है वो प्रोटेस्ट किए गए। ओके, देन व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड प्रिंट कल्चर मेक टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। भैया क्या हुआ था, अगर हम बात करें प्रिंट कल्चर से कैसे नेशनलिज्म जो है वो ग्रो हुआ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो आइडियाज स्प्रेड होने लगे। मैं एक नेशनलिस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे आइडियाज लोगों तक पहुंचे। अब पहले के जमाने में बेटा ना तो व्हाट्सएप होते थे, फोन्स नहीं होते थे, और कोई कम्युनिकेशन का मीडिया नहीं था, राइट, ना रेडियोज थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट था यही प्रिंटिंग। तो लिख करके बुक्स के थ्रू, पेपर्स के थ्रू इन आइडियाज को स्प्रेड किया जाता था, राइट। Allowed nationalist leader to spread ideas of liberty and equality to a large audience. Then critical public, vernacular newspapers exposed British misrule and colonial exploitation, creating a sense of shared identity and national belonging among diverse groups, right? That's the case. Now the next part, which is why is power sharing important? Give two arguments. कहता है भैया पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? आर्ग्यूमेंट्स दीजिए। स्टेबिलिटी, इट प्रिवेंट्स द डोमिनेंस ऑफ वन सिंगल ग्रुप विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सिविल अनरेस्ट। ठीक है, तो एक तो स्टेबिलिटी रहती है ना पावर शेयरिंग के लिए, इसलिए जरूरी है। दूसरा है इंक्लूसिविटी, इट अलाउज डाइवर्स ग्रुप्स एंड स्टेक होल्डर्स टू हैव अ से इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कि कंट्री को गवर्न करना है सर, अब गवर्न करने के लिए सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है भाई? जब आप अथॉरिटी नहीं दोगे किसी को, ठीक है, पावर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो ऐसी पावर शेयरिंग तो बेकार है, राइट, ऐसी डेमोक्रेसी ही बेकार है। तो डेमोक्रेसी में इंक्लूसिविटी रहे, है ना, डिसीजन मेकिंग में इंक्लूसिविटी रहे, लोग इन्वॉल्व हो, इसके लिए भी पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेड इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसा आपको बताया गया, विच एड मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, 2025-26 में रिपीटेड है, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। जैसे हमने बताया आपको कि जब सेक्युलर स्टेट की बात करें तो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं कर सकते आप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना बेटा। इट अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स टू एंश्योर इक्वालिटी। ओके जी, तो हर एक केस में हर एक धर्म को हम रिलीजियस इक्वालिटी देते हैं, ये चीज इसमें इंश्योर की जाती है। ओके, नेक्स्ट इट इज मेंशन एनी टू पॉइंट्स ऑफ रिफॉर्म इन पब्लिक सॉरी पॉलिटिकल पार्टी। तो सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएस एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज टू गेन मिनिस्ट्रियल पोजीशंस और कैश रिवॉर्ड्स। कितनी प्यारी बात है। देखो पहले क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ये लीडर्स जो है वो चेंज करते रहते हैं। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आ चुका है, जिससे एमपीज और एमएलए जो है वो अपनी पार्टीज को जल्दी जल्दी स्विच नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर बीजेपी का कोई एमपी एमएलए है तो वो उसी में ही रहेगा, है ना। तो उसमें अनटिल अनलेस अगर कोई सर्टेन कंडीशंस ना आ जाए, ठीक है, जैसा कि लॉ में लिखा हुआ है, उसको आप फॉलो करके इसको फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड इज एफिडेविट रिक्वायरमेंट। So Supreme Court passed an order making it mandatory for every candidate to file an affidavit giving details of their property and criminal cases pending against them। तो भैया सीधी सीधी बात है, जितने भी एमपीज और एमएलएज हैं, अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, या किसी पार्टी के मेंबर हो, तो दिस इज मैंडेटरी कि एफिडेविट में सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। सब कुछ कैसे लिखा होना चाहिए, मतलब कि जितने आपके ऊपर पेंडिंग केसेस चल रहे हैं,
ठीक है, अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं या फिर कोई भी ऐसा केस है जो कि आपके ऊपर चल रहा है, तो आपको उसको प्रॉपर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट, एफिडेविट आपको उसको शो करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ एक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन एनी टू इकोनॉमिक अचीवमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अरे भाई, इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया के साथ साथ कई सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, लेकिन इससे क्या एक अचीवमेंट मिला वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है भाई, कि भाई वाइल नॉट ऑलवेज फास्टर देन डिक्टेटरशिप्स, डेमोक्रेसीज प्रोवाइड अ स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर हम देखें, वो किन कंट्रीज में होगा, इन कंट्रीज में जहां पर स्टेबल एनवायरनमेंट हो। अरे भाई, सीधी सीधी बात है, आपको भी अगर कल को इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो आप कौन सी कंट्री सेलेक्ट करोगे? वन, जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, या फिर अदर जहां पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई स्टेबल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, लोगों की सुनी जाती है, पार्टिसिपेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी कंट्रीज में ज्यादा होता है। सेकेंड पार्ट, विच इज द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, democracies often implement social welfare schemes and progressive taxation to bridge the gap between the rich and the poor. तो एक अच्छी बात और है कि अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंसेस है उसको खत्म करने में भी डेमोक्रेसी जो है वो मेन रोल प्ले करती है। ओके, व्हाई इज सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, एक सुबह उठे और हमें पता लगा भैया कि ऑयल रिजर्व्स खत्म है ना, तब हम क्या करेंगे? उसके लिए जरूरी है सस्टेनेबिलिटी, है ना। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? तो इट मींस दैट आपकी प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करो आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचे रहे। समझ रहे हैं बात? भाई इंटेलिजेंट यूज ऑफ रिसोर्स होना चाहिए, राइट। इंटेलिजेंट यूज ऑफ रिसोर्स क्या होता है कि जबरदस्ती बर्बाद मत करो भाई रिसोर्सेज को, बड़े लिमिटेड रिसोर्स है यार, लेकिन लोगों की वांट्स लिमिटेड है क्या? नहीं, वो अनलिमिटेड है। तो इंटेलिजेंट यूज करना सीखो रिसोर्सेज का। तो compromising the ability of future generation to meet their own needs, it prevents the total depletion of natural resources and protects the environment for from irreparable damage। यार देखो, कई रिसोर्सेज ऐसे हैं अगर ये खत्म हो गए, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अरे भाई, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कौन सी जनरेशन रहने वाली है, कैसे पता लगेगा? तो ऐसे केसेस में इनको रिजर्व्स को जो है वो इंटेलिजेंट यूज करना बड़ा जरूरी है ना। रिसोर्सेज शुड ऑलवेज बी यूज लाइक यू आर बोरिंग फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशंस, नॉट यू आर गेटिंग इनहेरिटेड फ्रॉम योर पास्ट जनरेशंस। तो ऐसा हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अरे भाई, ग्लोबलाइजेशन तो पढ़ा था हमने, बट लिबरलाइजेशन के बारे में बताता है आपको। ओके, व्हाट इट सेज, लिबरलाइजेशन मींस रिमूविंग बैरियर्स और restrictions set by the government on the foreign trade. This allows businesses to make decisions freely about what they wish to import or export, encouraging global competition. अरे भाई, सीधी सीधी बात है, लिबरलाइजेशन क्या है भाई? अपनी पॉलिसीज को क्या करना, उनको ढील देना, लिबरल करना। आप जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रख के बैठे हो एज ए कंट्री, तो उसको लिबरल करना, ढील देना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, लाइसेंसिंग को खत्म करना, ये सारी चीजें किसके अंडर में आती हैं? इसी लिबरलाइजेशन के अंडर में आती है। ओके, why there is a need for COPRA? What is COPRA? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्यों आई? 1986 में ये एक्ट इंप्लीमेंट किया था। क्यों किया गया? तो भाई सीधी सीधी बात है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हमने जैसे जैसा हमने महाभारत में सुना भी है कि जब जब पाप बढ़ता है, प्रभु खुद यहाँ जन्म लेते हैं, राइट, उस पाप का अंत करने के लिए। और यहाँ पर भी ऐसा ही कि जब जब इन प्रोड्यूसर्स का, सेलर्स का माल प्रैक्टिसेस, पिल्फरेजेस, ठीक है, फ्रॉड एक्टिविटीज, लेस वेइंग, ये सब बढ़ता गया, तो एक एक्ट निकाला गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, विच इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो भाई सीधी सीधी बात है, बहुत सारी चीजें हो रही थी उस समय पर। पहला था अडल्टरेशन ऑफ फूड, मिलावट करते थे भाई, दूध में पानी नहीं मिलाते, पानी में दूध मिलाने लग गए थे, इतनी मिलावट। सेकंड इज फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में कुछ कहता है, होता कुछ और है, ऐसी चीजें भी होने लगी। अंडरवेइंग गुड्स एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स, यूज भी कर रहे हो गुड्स तो कैसे हैं वो? अनसेफ है,
और लिखा हुआ 1 kg है, लेकिन वास्तविकता में उसको जब खोल के देखा तो 1 kg क्या 800 ग्राम्स निकला। तो ऐसी जब चीजें आने लगी तो सरकार ने एक एक्ट बनाया और उसको बोला गया कोपरा एक्ट। और ये पास कब हुआ बेटा? 1986। कोपरा बोले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, नेक्स्ट इट इज व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। आप चाहते हो सर सॉइल इरोजन ना हो हिली एरियाज में, तो उस केस में क्या किया जाए, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले करो टेरेस फार्मिंग। व्हाट इज टेरेस फार्मिंग? कटिंग स्टेप्स इनटू स्लोप्स टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। कि आप टेरेस फार्मिंग करो। देखो टेरेस फार्मिंग कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। So as you can see here, दिस इज द टेरेस फार्मिंग। तो कितनी प्यारी सी पिक्चर है यार, है ना? कहते हैं टेरेस फार्मिंग करने से क्या होगा जी, ऐसे स्लोप्स में कट आप जब करते हो तो इससे पानी का फ्लो जो है वो रुकता है। भाई एक तो है कि सीधा सीधा माउंटेन था, है ना, ऐसा, और पानी पड़ते ही यहाँ पर सीधा सीधा फ्लो हो गया। लेकिन जब ऐसे टेरेस फार्मिंग में कट कर दिया गया माउंटेन्स को, तो वो स्टेप बाय स्टेप पानी जो है वो उसका फ्लो रिड्यूस होता है। ओके, सेकंड है कॉन्टोर प्लोइंग। कि प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर। अब कॉन्टोर प्लोइंग भी अपन देखते हैं कैसा इसका दिखता है बच्चा। So as you can see here, this is contour blowing, देख रहे हैं आप, this is contour farming। इस तरीके का contour farming दिखता है। इससे भी पानी का फ्लो जो है बेटा वो रुकता है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एकदम से पानी बढ़ के नहीं निकल जाता, वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो नीचे आता है। ओके, so these are the contour flowing as well as the terrace form. Now moving towards next question, compare the यूरोपियन एलिट एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब ये यूरोपियन एलिट कौन थे, या फिर हम दूसरी बात कहें तो ये नई मिडिल क्लास क्या थी, आइए देखते हैं। सबसे पहले एलिट क्या है? दे वर द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, रईस लोग जो थे, एरिस्टोक्रेट्स, राइट, जिन्हें हम कहते हैं, वो इसमें आते थे एलिट ग्रुप में। तो न्यूमेरिकली स्मॉल, नंबर में कम थे, लेकिन सोशल और पॉलिटिकली बड़े पावरफुल थे भाई। ये फ्रेंच बोलते थे, है ना, वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। और दूसरा क्या होता था, इनका जीने का तरीका कहीं हद तक काफी सिमिलर होता था। सेकंड थे न्यू मिडिल क्लास, इमर्ज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, एक नई क्लास इमर्ज होने लगी, इसमें था न्यू मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, राइट। इट कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्री। इसमें कौन कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। तो एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेटा, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, ठीक है, हु चैंपियन the ideas of the national unity and liberal abolition of the aristocratic privileges, right? Next bit is evaluate the home charges in the context of trade between India and Britain। अब ये होम चार्जेस क्या है? देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। होम चार्जेस रेफर टू द सरप्लस वेल्थ ट्रेन्ड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन टू पे फॉर पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स। भाई देखो एक समय ऐसा आया था जब इंडिया का बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है फेवरेबल था, सरप्लस में था, एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट्स कम थे। लेकिन ये समय था कॉलोनियल पीरियड का। अब जब पैसा ज्यादा आया कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स के पास में इंडिया से, उन्होंने उस पैसे को इंडिया के डेवलपमेंट में ना लगा करके अपने पेंशन में इंक्रीज करा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डेट इनकर्ड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, एंड जो ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट है ना इंग्लैंड में, उसको और बढ़ाने में इन्होंने इस पैसे को लगाया। लगाना कहाँ चाहिए था, इंडिया का पैसा है, इंडिया के डेवलपमेंट में लगाओ, लगाया कहाँ पे, अपनी खुद की भलाई। तो ये हुआ क्या, होम चार्ज। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो दिस इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 5 ईयर के PYQs अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, 5 ईयर के सैंपल पेपर्स अच्छे से, सब कुछ बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएगा, राइट।
तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो बेटा, मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे आप। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो आपको रिपीटेड इनको देखने को मिलते हैं, राइट। अगर कोई यूनिक क्वेश्चन आएगा भी तो आपको उसको अटेम्प्ट करना आ जाएगा, अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो, राइट। एक्सक्यूज नाउ, so it is a holistic approach to growth that balances economic goals with environmental protection. It emphasizes that resources are not gifts of nature to be wasted, but assets held in the trust of the future. सही बात है। नेक्स्ट टू इट इज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। क्या है भाई स्लैश एंड बर्न? काट दो जला दो, है ना, यही कहता है। तो देखो इसको दूसरा हम नाम देते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, जमिंग भी बोलते हैं इंडिया में इसको, और डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। लेकिन है क्या ये, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहता है बेटा, एक बड़ा फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया। कैसे किया? सारे पेड़ पौधे काट दिए गए। सेकेंडली वहां पर क्रॉप्स उगाई, ठीक है, फर्टाइल एशेस को कन्वर्ट किया गया सॉइल के अंदर, राइट। ये है क्या, सीधा सीधा स्लैश एंड बर्न टेक्निक। जब आपने उगा उगा करके सॉइल की फर्टिलिटी को कर दिया खत्म या डिक्लाइन, द फार्मर्स मूव टू अ न्यू प्लेस। अब फार्मर्स क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ करके नई जगह पर जाएंगे, वहां पर भी ऐसा फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करेंगे, जला के काट के, और उसके बाद वहां पर खेती बाड़ी करेंगे। तो ये है स्लैश एंड बर्न टेक्निक एग्रीकल्चर। ओके, सजेस्ट टू वेज टू रिमूव कम्युनलिज्म। ओके, कम्युनलिज्म देखो एक लिमिट तक अच्छा है, लेकिन अगर हम कहें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। राइट्स जो है, ठीक है, दंगे फसाद जो अपन देखते हैं कंट्रीज में, वो भी काफी ज्यादा इसी कम्युनलिज्म पर बेस्ड होते हैं। कैसे हम इसको हटा सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट भैया एडुकेशन, लोगों को करो, पढ़ाओ लिखाओ समझाओ इसके बारे में। प्रमोटिंग सेक्युलर वैल्यूज एंड नेचुरल रेस्पेक्ट थ्रू स्कूल एंड करिकुलम। दूसरा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ensuring that political parties do not use religions as a tool for mobilization और वोट बैंक। कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज भी इस कम्युनिटी बेस्ड चीजों को प्रमोट ना करें, ठीक है, ताकि उनको वोट ज्यादा मिले इस चीज को लेकर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियन मॉडल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना जी। सेकंड, पावर्स डेवलप्ड इन द रीजनल गवर्नमेंट। द थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, ये सबसे पहले लाने वाला कौन था? वो बेल्जियम का। was created to handle the cultural and educational issues. Next to it is, on what basis are countries compared to human development report HDR क्या है? आइए इसके बारे में बात करते हैं। पब्लिश बाय यूएनडीपी। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एचडीआर पब्लिश करने वाला कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, द एचडीआर यूजेस एचडीआई इंडेक्स बेस्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ठीक है। हेल्थ का कहता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एंड इनकम में क्या आता है? पर कैपिटा इनकम इन यूएस डॉलर्स। ये ओके, लिस्ट ऑफ जॉब्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भैया किस किस तरीके के जॉब्स होते हैं? सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, फार्मर, फिशरमैन और माइनर इसमें आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, फैक्ट्री वर्कर, वेवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर। थर्ड है टर्शरी सेक्टर, टीचर, डॉक्टर, बैंक क्लर्क, आईटी प्रोफेशनल्स, ये इसमें। ओके, देन वी हैव रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री में। आइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बारे में। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है ना जी। तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी मदद ये करता है। इट बिल्ड्स एसेंशियल सर्विसेज लाइक रेलवेज, पावर प्लांट्स, ब्रिजेस दैट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, हैव लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स, ठीक है। तो ये सब बनाने वाले कौन है, बनवाने वाले कौन है? ये पब्लिक सेक्टर ही है जो इन सब चीजों के ध्यान रखता है। सोशल वेलफेयर कब होगा? जब पब्लिक सेक्टर प्रमोट होगा। भाई रेलवेज है, पावर प्लांट्स है, इसमें मेनली लीड रोल कौन प्ले करता है? यही पब्लिक सेक्टर। इट प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड सर्विसेज लाइक फूड थ्रू पीडीएस और हेल्थ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टू एंश्योर दैट इवन द पुअर कैन एक्सेस। गरीब से गरीब व्यक्ति भी खाना पीना, हेल्थ को एक्सेस कर सके, इस चीज का ध्यान भी इसके थ्रू रखा जाता है। थर्ड आता है बेटा, दैट इज द रीजनल बैलेंस। द गवर्नमेंट सेट्स अप industries in the backward areas
to promote balanced regional development. Okay, next it is employment. It remains a major employment providing job security and wages, है ना जी. नेक्स्ट है कंपेयर द फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन आ गए हैं आपके लिए. 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीधे सीधे 4 क्वेश्चन आएंगे तो 8 में से आपको 4 करने होंगे, मतलब 12 मार्क्स के क्वेश्चन ही है. तो 20 मार्क्स का वो कंटेंट हमने कवर किया. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड 12 मार्क्स का ये 32 मार्क्स अश्योर्ड है आपके अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो. मूवमेंट एट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो बेटा एनसीएम की बात करें, एम्ड एट स्वराज. People were asked not to cooperate with the British. बॉयकॉट कर दो स्कूल्स को, मत जाओ स्कूल्स में, ब्रिटिश गुड्स मत यूज करो यार. ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस इसी का एडवांस वर्जन था. यहाँ तो चाहिए था स्वराज, लेकिन यहाँ क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज. भैया अब क्या है, पूरा स्वराज हमारा ही होना चाहिए. फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. इट वेंट अ स्टेप फर्दर. पीपल वर आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉस. और जैसे सबसे पहली शुरुआत हुई थी सॉल्ट मार्च के थ्रू, जो गांधी जी ने खुद करी. ओके, व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 3 मार्क्स अगेन. भाई देखो, सबसे पहले बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला कौन है, ये टर्शरी. जैसे हम बात करें एसेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन की, डिफेंस, ये सब किस में आती है, इसी टर्शरी सेक्टर में. डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी, है ना. तो अब हम बात करें अगर प्राइमरी सेक्टर की या फिर सेकेंडरी सेक्टर की, इसको डेवलप करने में, चाहे आप बात करो ट्रांसपोर्टेशन की या कम्युनिकेशन की या बैंकिंग सर्विसेज की, वो सब प्रोवाइड करने वाला कौन है, वो यही टर्शरी सेक्टर है. राइजिंग इनकम, लोग कमा ज्यादा रहे हैं तो लोगों को लग्जरी सर्विसेज पे, जैसे घूमने फिरने में, ठीक है, डाइनिंग आउट में, प्राइवेट स्कूलिंग, ये सब चीजों में ज्यादा आप खर्चा करते हैं, जिसके चलते भी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस जो है और ज्यादा इंडिया में ग्रो हो रही है. डिफरेंस बताइए फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फेडरल मतलब क्या है, लेवल वाइज गवर्नमेंट. ठीक है, लेवल गवर्नमेंट. मतलब पावर इज डिवाइडेड इन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट. जैसे इंडिया में है, यूएसए में है. अब इंडिया में तो 3 लेवल गवर्नमेंट है, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया और लोकल हो गया, है ना. यूनिटरी में क्या है, इधर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे यूके हो गया और श्रीलंका. नेक्स्ट बिट इज एक्सप्लेन बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना जी. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिपीट होता है बेटा, इसको इंपॉर्टेंटली याद करेंगे. ठीक है जी. डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग. अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इट सेज, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड. भाई ऐसी जगहें जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जमीन कम है, तो वहां यूज करते हैं अपन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है और इसमें हाई डोजेस बायोकेमिकल इनपुट्स यूज किए जाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट छोटे छोटे प्लॉट पर भी मिल सके. दूसरा, प्लांटेशन, अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन द एंटायर लैंड. जैसे कॉफी हो गया, टी हो गया, रबर हो गया, वो सब इसमें आते हैं. ओके, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है भाई, आज रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहे. इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ताकि फ्यूचर में रिसोर्सेज जो है वो लैक ना हो, इसके लिए ये जरूरी है. एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं. देखो, सबसे पहले तो कुछ लोगों ने मिलकर के अपनी स्मॉल सेविंग्स को पूल किया, जरूरत पड़ने पर किसी को प्रोवाइड किया उन्हीं मेंबर्स में से, और एक मिनिमल सा इंटरेस्ट रेट इस पर चार्ज किया. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एसएचजी या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सबसे बढ़िया तो इसमें क्या फायदा है, कोलेटरल फ्री, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, क्योंकि खुद की पर्सन की जो सेविंग्स है वो उसमें पूल्ड है. सेकंड, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लोगों में आता है, लोग बचाना सीखते हैं, बचा के इन्वेस्ट करना सीखते हैं. ओके, एम्पावरमेंट, कि भाई किसी पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, आपकी खुद की सेविंग है जिसको आप खुद ही यूटिलाइज कर रहे हो, राइट. तो इसलिए डिपेंडेंसी ऑन द अदर पीपल जो है वो खत्म. प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन टू डिस्कस सोशल इश्यूज लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस. ठीक है, जब विमेन मिलते हैं,
सेविंग्स को पूल करते हैं, तो कई सारी चीजों पर डिस्कशन भी होते हैं जिससे एम्पावरमेंट जो है वो और ज्यादा क्रिएट होती है। और एक सच बात बताऊं, एसएचजीस को गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट भी करती है। क्यों प्रमोट करती है जी? क्योंकि एसएचजी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। बट डेमोक्रेसी का मेन आइडिया क्या है? कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और ये कितना अच्छा है कि लोग खुद की सेविंग्स को एक साथ रख रहे हैं और उसके बाद में जरूरत पड़ने पर किसी मेंबर को उसको दे रहे हैं, और उस पर एक मिनिमम सेंटर्स भी जा सकते हैं। तो एसएचजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इंडिया में कई सारे एसएचजी जिसमें विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, वो ऑलरेडी वर्किंग है। ओके, नेक्स्ट विट इज हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी। अच्छा देखो, ग्लोबलाइजेशन अच्छा भी है तो बुरा भी है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी पे ग्लोबलाइजेशन का क्या फर्क पड़ा? सबसे पहले याद करो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तीन चीजें आती हैं इसमें, एल पी जी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों ही इंडिया में आई हैं 1991 से। इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कहते हैं। इसको अच्छे से दिमाग में कहीं बिठा लो बेटा, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या है? नेगेटिव तो है ही, पॉजिटिव भी है। आइए पढ़ते हैं। तो व्हाट इट सेज, देखो लोग जो है अब ज्यादा उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हुए जब ज्यादा कंपनीज आई, तो है ना। अब प्राइसेस भी कम होने लगे, कॉम्पिटिटिव जब कंपटीशन जब जब आएगा प्राइसेस कम होंगे, बेटर क्वालिटी गुड मिलेगा और इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स मिलने लगे। तो ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है। एमएनसीज हैव बॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटेड जॉब्स, है ना। कि एमएनसीज आई तो उन्होंने नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो मार्केट में निकाली, एंड साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज भी उसकी, जिससे जॉब्स जो है वो और ज्यादा क्रिएट हो। लेकिन देर आर सर्टेन नेगेटिव इफेक्ट्स ऑल्सो। स्मॉल लोकल मैन्युफैक्चरर्स जैसे टॉय मेकर्स हो गए या फिर बैटरी प्रोड्यूसर्स हो गए, इनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि अब ये काम बड़ी एमएनसीज करने लगे। जब बड़ी एमएनसीज इन कामों को करने लगी तो बेटा वो प्राइसेस भी कम रखते थे क्योंकि बल्क प्रोडक्शन होता था। तो इससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को, right? So this is how we have completed total 36 question including uh, short answer type questions of 2 marks each, जो कि एग्जाम में आते हैं 20 मार्क्स के, long answer type questions which comprises of 12 marks in your examination, and there are 8 total questions और जिसमें से आपको 4 जो है वो करने होते हैं, राइट। तो आई होप आज की क्लास में आपने जो भी चीज पढ़ी उसको अच्छे से समझा, ठीक है। और फ्यूचर में आपके जो भी एग्जाम्स अब होने वाले हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी में जो शेड्यूल्ड है बेटा, वो डेफिनेटली आपको ये बहुत ज्यादा मदद इसमें होने वाली है। और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कोई अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए, तो बेटा जरूर उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए बेटा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए हम और ज्यादा अच्छे से अच्छा बेटर क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ज्यादा लेकर के आए। तो मिशन 100 रीलोडेड में जुड़े रहिए हमारे साथ में। क्लास 10th के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे बेटा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।